राम राम बच्चा पार्टी। जय भोले की आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही न्यू वीडियो में। इस वीडियो में बेटा हम स्टडी करने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का पार्ट 2। हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 देखा था, इस वीडियो में हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे। तो देखो, पहले पार्ट में हमने पढ़ा था साहिब नाम के लड़के के बारे में। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे मुकेश नाम के लड़के के बारे में, जो कि साहिब की तरह ही गरीब है, मगर कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा बढ़िया स्टोरी है, बहुत मजा आएगा। तो पहली लाइन इसमें लिखी हुई है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना चाहता हूँ। ये बात कौन कह रहा है? ये मुकेश नाम का लड़का कह रहा है। किससे कह रहा है? हमारी ऑथर से कह रहा है, अनीस जंग से कह रहा है। ओके। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है ऑथर ने, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जोर डालता है अपने खुद के मास्टर बनने पर। देखो, इस लाइन को आपको फर्स्ट पार्ट से रिलेट करना है। फर्स्ट पार्ट की लास्ट लाइन क्या थी? साहेब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा। अब सेकंड पार्ट की फर्स्ट लाइन ये कह रही है कि मुकेश अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है। इसका मतलब क्या है? कि वो साहेब की तरह दूसरों की बातों में आकर किसी के यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता। वो वही काम करेगा जो उसका मन करेगा, जो उसका माइंड कहेगा, जो उसे अच्छा लगेगा। वो अपना खुद का मास्टर बने रहना चाहता है। जो उसकी इच्छा होगी वो वही करना चाहता है। तो चलिए आगे पूछते हैं, आगे देखते हैं कि नरेटर ने उससे क्या पूछा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? तो वो कहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना सीख लूंगा। और वो भी कैसे कहता है? वो एकदम नरेटर की आंखों में सीधे देखते हुए, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के। इससे ये पता चलता है कि मुकेश एक काफी कॉन्फिडेंट लड़का है। ठीक है। अब वो नरेटर कहती हैं, हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एमडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद। उसका जो सपना है, वो एक तरीके से जो फिरोजाबाद की सड़कों पे धूल है, उनमें बना हुआ एक छलावा सा नजर आता है। ऐसा उसे लगता है कि उसका सपना सच हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में वो अपने सपने को साकार कर पाए कार चलाने के, काफी ही ज्यादा डिफिकल्ट है, मुश्किल है। ऐसा क्यों वो कह रही है? क्योंकि फिरोजाबाद में बेटा जो सारी फैमिलीज का मेन ऑक्यूपेशन है वो है बेंगल मेकिंग। वो सब बेंगल मेकिंग के काम में लगे हुए हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। सब बेंगल बनाने में लगे हुए हैं। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये इंडिया में कांच पिघलाने की जो जगह होती है ना, वो मतलब ये उसका सेंटर है। यहीं पे सबसे ज्यादा ये काम होता है। जहां पर फैमिलीज ने क्या करी है, अपनी पीढ़ियां, पीढ़ियों दर पीढ़ी ये काम चलता जा रहा है। वो लोग भट्टियों के आसपास ही काम करते हैं, कांच को पिघलाते हैं, और इस दुनिया में जितनी भी औरतें हैं उनके लिए चूड़ियां बनाते हैं। ऐसा लगता है नरेटर को जब वो फिरोजाबाद में आके वहां की कंडीशन देखती है, कि यहाँ पर तो इतना ज्यादा बेंगल मेकिंग का काम हो रहा है, मानो ये पूरी दुनिया में जितनी औरतें हैं उनके लिए चूड़ियां बना रहे हों। फिर उन्होंने क्या कहा, मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है, यानी उसकी फैमिली भी में भी बेंगल मेकिंग का काम होता है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स। वो ये कहती हैं कि उनकी फैमिली या आस पड़ोस में कोई भी इस बारे में नहीं जानता है कि ये इलीगल है ऐसे चिल्ड्रन से काम कराना, चाइल्ड लेबर कराना, वो भी कहाँ? कांच की भट्टियों में, जहां पर इतना ज्यादा तापमान रहता है। डिंगी सेल्स में, डिंगी सेल्स यानी कि डार्क एंड डर्टी, अंधेरे और गंदे सेल्स में वो लोग काम करते हैं, विदाउट एयर एंड लाइट। तो ऐसा काम कराना क्या बच्चों से क्या है? इलीगल है, ऐसा नहीं करा सकते हैं। लेकिन वहां पे ये बात किसी को पता ही नहीं है। फिर वो कहती हैं, अगर जो हमारा कानून बना है चाइल्ड लेबर का, वो लागू किया जाता है ना यहाँ पर, तो उसको लागू करने से हम मुकेश जैसे 20,000 बच्चों को ऐसी गर्म भट्टियों के बाहर निकाल सकते हैं। नहीं, जहां पर वो बच्चे अपने स्लॉग करते हैं डे लाइट आवर्स को। स्लॉग मतलब कड़ी मेहनत करते हैं अपने डे लाइट में। पूरे दिन में जो वो कड़ी मेहनत जहाँ पर करते हैं ना, तो वहां से हम उन बच्चों को क्या करते हैं? निकाल सकते हैं, अगर हम चाइल्ड लेबर वाले कानून को क्या करें? लागू कर दें इन जगहों पर भी ढंग से। और ऐसा करने से उनका क्या होता है? ज्यादातर उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, क्योंकि वो लोग डार्कनेस में काम करते हैं, और बेंगल मेकिंग का काम काफी प्रिसीजन का काम होता है, यानी काफी बारीकी का काम होता है। तो इस वजह से उनकी आंखों पे इतना जोर पड़ता है कि उनकी आंखों की रोशनी ही चली जाती है। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलेंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है जब वो मुझे अपनी मर्जी से अपने घर ले जा रहा होता है। और बड़ी शान से कहता है वो मुझसे क्या, कि मेरा घर अभी रीबिल्ट हो रहा है, दोबारा बन रहा है। तो वो नरेटर अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है जब वो मुकेश के घर जा रही होती है। कहती हैं, वी वॉक डाउन स्टिंगिंग लेन्स। हम बदबूदार गलियों से होते हुए जाते हैं, जिनमें बीच में गार्बेज भी हमें मिलता है, और कुछ घर भी पड़ते हैं जो कैसे थे, जिसके बारे में बताती हैं, वो झोपड़पट्टी टाइप के घर थे। होवल्स माने होता है झोपड़पट्टी। उनमें टूटी फूटी दीवारें थी, क्रम्बलिंग वॉल्स थी,
और उनका वॉबली डोर था। वॉबली डोर मतलब अनस्टेबल दरवाजा था। उनमें कोई खिड़की भी नहीं थी और वो घर खचाखच भरे हुए थे फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। उन घरों में इंसान भी रह रहे थे और जानवर भी रह रहे थे। मानो कि ये कोई एंशियंट तरीके से रह रहे हों, कि जैसे पहले घरों में नहीं होता था कि बेटा जो घर है उसमें गाय रहती थी, तो अब जानवर भी रह रहा है और इंसान भी रह रहा है। तो ऐसे ही वो कुछ यहाँ का हाल बताती हैं कि टूटे फूटे से झोपड़पट्टी टाइप के घर हैं, ना विंडो है और दीवारें भी टूटी फूटी हैं, दरवाजा भी हिला रखा है बिल्कुल, और उसी घर में फैमिली भी भरी हुई है और जानवर भी रह रहे हैं। फिर वो कहती हैं कि ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। मुकेश के लिए कहती हैं कि वो एक ऐसे ही घर के दरवाजे पर रुक जाता है एंड बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, और वो अनस्टेबल से आयरन के दरवाजे को अपने पैर से ठोकर मार के खोल देता है। फिर वो कहती हैं कि हम एक हाफ बिल्ट शेक में घुस जाते हैं। हाफ बिल्ट शेक मतलब अधूरी बनी झोपड़ी में घुस जाते हैं। उसके एक पार्ट में क्या था, जिसमें छत पे डेड ग्रास डली हुई थी। आप समझते हो ना, जो कूलर वूलर में ग्रास लगती है ना, वो बेटा डेड ग्रास होती है। तो उस झोपड़ी के एक हिस्से में छत पर डेड ग्रास डली हुई थी, और उसमें क्या कहती हैं वो, कि उसके नीचे फायरवुड का चूल्हा जल रहा था, लकड़ी का चूल्हा रखा हुआ था, जिसके ऊपर एक बड़े से पतीले में पालक की पत्तियां जो थी वो उबल रही थी, बन रही थी। ऐसा वो उसके बारे में बताती हैं, झोपड़ी के बारे में। और फिर वो कहती हैं कि जमीन पर एक बड़े से एल्यूमिनियम के प्लेटर में कई सारी कुटी हुई सब्जियां भी रखी हुई थी, काटी हुई सब्जियां भी रखी हुई थी। और इतने में ही वो कहती हैं फिर कि अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल यंग वुमेन के लिए आप लिखिए डेलिकेट। डेलिकेट नाजुक सी एक यंग औरत अपने क्या कर रही थी, परिवार के लिए शाम का खाना तैयार कर रही थी। उसकी आंखों में धुआं था, मगर वो मुस्कुराई। जैसे कि जब ये लोग घुसे होंगे तो इन्हें देख के वो मुस्कुराई। देखो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। आंखों में उसकी धुआं होने के बावजूद भी वो मुस्कुराई, इसका मतलब ये है कि वो अपनी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर चुकी थी। वो समझ चुकी थी, यार मैं इसमें रह रही हूँ और मैं खुश हूँ, मुझे इसी में हैप्पी भी रहना पड़ेगा। तभी तो वो देख के मुस्कुराई, वरना बेटा ऐसी कंडीशंस में कौन मुस्कुरा सकता है? आप खुद इमेजिन करके सोचो, आप अगर ऐसी जगह रहोगे तो क्या आप मुस्कुरा पाओगे? फिर वो कहती है उसके बारे में, लड़की के बारे में, कि शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी यानी मुकेश की भाभी थी। वो वैसे एज में तो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन अभी से उन्हें सब इज्जत देने लगे थे बहू कहकर। कहते हैं ना कि भाई हम जो अपने घर में किसी की बीवी होती है उनको हम बहू कहते हैं, तो अब से उन्हें सब बहू बहू कहने लगे थे, जबकि वो एज में ज्यादा बड़ी नहीं थी। वो उस घर की बहू थी और अब पहले से ही वो इंचार्ज संभाल रही थी और तीन आदमियों का, जिसमें कि एक तो उसके हस्बैंड हो गए, एक मुकेश हो गया और एक इनके पिताजी हो गए। तो वो उस घर की इंचार्ज थी और बहू थी वहां की। ओके। फिर जब वो कहती है नरेटर कि व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है तो जो बहू थी वो क्या कर लेती है, वो जेंटली बड़े आराम से टूटी फूटी दीवार के पीछे चली जाती है और अपने चेहरे पर घूंघट कर लेती है। व्हील माने होता है घूंघट। फिर वो इसके बारे में कहती हैं कि हाँ, परंपरा भी यही कहती है कि जब कोई बड़ा घर में घुसे तो जो घर की औरतें होती हैं उन्हें घूंघट कर लेना चाहिए। इन दिस केस यहाँ पर जो बड़ा घर में अंदर आया था वो और कोई नहीं बल्कि एक इम्पोवराइज्ड बेंगल मेकर था। इम्पोवराइज्ड बेंगल मेकर यानी कि वेरी पुअर, बहुत पुअर बेटा बेंगल मेकर। ये बात हो रही है बेसिकली मुकेश के पिताजी के बारे में, यानी कि उस लड़की के ससुर साहब के बारे में बात हो रही है। समझ गए आप लोग? डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कड़ी मेहनत के बावजूद, पहले वो टेलर का काम करते थे और फिर उन्होंने बेंगल मेकर का काम किया, तब भी वो अपने घर को रिनोवेट तक नहीं करा पाए। अपने बच्चों को वो पढ़ने तक नहीं भेज पाए स्कूल में। बस वो इतना कर पाए कि वो जो उन्हें चूड़ी बनाने का काम आता था वो अपने बच्चों को सिखा पाए। तो वो कहते हैं कि इतनी लंबी मेहनत के बावजूद वो सिर्फ यही कर पाए, चूड़ी बनाने का काम ही सिखा पाए और कुछ नहीं कर पाए। फिर आगे वो बताती हैं कि इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। कि भाई मुकेश की दादी कहती थी कि ये तो उनका कर्म है, ये तो उनकी किस्मत है, उनकी मंजिल ही यही है। अब देखो कितनी छोटी सोच है उनकी। वो इस बारे में उनके अपने बेटे को नहीं कह रही है कि तुम यार इन सब चीजों के खिलाफ एक्शन लो, तुम अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने भेजो, कोई और सरकार की मदद लो, ये लो वो लो, नहीं। वो तो कह रही है कि ये तो भाई उनकी मंजिल है, उनकी किस्मत ही यही है, उनकी डेस्टिनी ही यही है, तो इसे कोई कैसे तोड़ सकता है? और अच्छा, और इसके जो मतलब मुकेश के जो अपने पिताजी है ना, इनकी जो माताजी थी, उनके जो पति थे यानी जो मुकेश के दादाजी थे, वो खुद बेटा अंधे हो गए थे ग्लास
पॉलिश करते करते, बेंगल्स के जो ग्लास थे उन्हें पॉलिश करते करते वो खुद अंधे हो गए थे। तो इसलिए उनकी दादी कुछ ऐसा कहती हैं, कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन? और फिर वो कहती हैं क्या भगवान की दी हुई लीनिएज, लीनिएज यानी वैसे तो परंपरा होती है, आप यहाँ पर यही चीज से समझ सकते हैं कि ऐसा कोई ट्रेडिशन जो भगवान ने हमको दिया है, हम कास्ट, हमारी कास्ट ही यही है बेंगल मेकर की, वो क्या कभी टूट सकती है? हम क्या कोई और काम कभी कर सकते हैं बेंगल बनाने के अलावा? वो कुछ ऐसा कहती हैं। Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but Bengals. कास्ट, बेंगल मेकर्स की कास्ट में जन्म लेने के बाद उन्होंने बेंगल्स के सिवाय कुछ भी नहीं देखा था। चाहे वो घर हो, बरामदा हो, या किसी और का घर हो, किसी और का बरामदा हो, या कोई भी सड़क हो फिरोजाबाद की, उन्होंने सिर्फ बेंगल्स ही बेंगल्स देखे थे। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, ये आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर बताए गए हैं। तो मतलब यहाँ पे वो कहती हैं कि जितने भी बेंगल के ढेर होते थे उनको लोग कहाँ रखते थे, उनको अपने यार्ड्स में रखते थे। अनकेम्प्ड यार्ड मतलब डर्टी डर्टी यार्ड्स में रखते थे। और उसमें भी किसके ऊपर रखते थे? एक गाड़ी के ऊपर रखते थे जिसमें चार पहिए होते थे, और उसको यंग मैन पुश करके ले जाते थे अपनी सकरी सकरी गलियों से शैंटी टाउन की। शैंटी टाउन मतलब झोपड़पट्टी जिस इलाके में होती है ना, उस इलाके में जो सकरी गलियां थी उनसे पुश करके उस गाड़ी को ले जाते थे वो लोग, जहाँ भी उन्हें ले जाना होता था। और उस गाड़ी पे बताती हैं कि ढेरों बेंगल रखे रहते थे, कई सारे बेंगल रखे रहते थे। फिर वो कहती हैं एंड इन डार्क हटमेंट्स, और इन डार्क झोपड़ियों में, हटमेंट यानी झोपड़ियां, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, लालटेन के बगल में कुछ लड़के और लड़कियां अपने पिताजी और माताजी के साथ बैठे होते थे। क्या कर रहे होते थे? वेल्ड कर रहे होते थे पीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स में। तो फिर वो कहती हैं कि भाई इन जो डार्क झोपड़ियां हैं इनमें लालटेन के बगल में कुछ लड़के लड़कियां अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के वेल्डिंग का काम कर रहे होते थे। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें, आंखों को अंधेरा ज्यादा पसंद था लाइट के मुकाबले। और कुछ यही वजह हो सकती है कि वो अपनी आईसाइट ही खो दिया करते थे जिससे पहले वो अडल्ट हो पाते। मैंने आपको बताया ना, ये काम बहुत प्रिसीजन का होता है, इसमें आंखों पर बहुत जोर पड़ता है, और ये लोग अंधेरे में वैसे ही ये काम करते थे, प्रॉपर फैसिलिटी थी नहीं, उस वजह से बेटा इन लोगों की आईसाइट चली जाया करती थी। फिर वो एक इंसिडेंट बताती हैं, इंसिडेंट क्या, एक कहानी सुनाती हैं बेसिकली जो उन्होंने वहां पे देखा। उन्होंने क्या देखा? सविता नाम की एक यंग लड़की ड्रैप सी पिंक ड्रेस पहनी थी, ड्रैप यानी कि डल सी गंदी सी पिंक ड्रेस पहनी थी, और एक बूढ़ी महिला के बगल में वो बैठी हुई थी। क्या कर रही थी? कांच के पीसेस को सोल्जर कर रही थी। तो उसके हाथ तो ऐसे चल रहे थे मानो कि कोई मशीन के औजार चल रहे हों, मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो चल रहे हों, ऐसे चल रहे थे उसके हाथ। तो नरेटर कहती है मुझे तो आश्चर्य हुआ कि ये छोटी सी लड़की क्या बेंगल की सेंसिटिविटी को जानती भी है जो ये बना रही है। सेंसिटिविटी माने उनकी पवित्रता को, उनके महत्व को, उनकी क्या वो रिप्रेजेंट करती हैं उस बात को वो जानती भी है। तो फिर वो बेंगल का महत्व बताने लगती हैं कि भाई इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, इंडियन औरत के सुहाग को दर्शाता है बेंगल, पवित्रता को दर्शाता है मैरिज की बेंगल। और फिर वो कहती हैं कि इट विल डॉन ऑन हर सडनली, ये उस पर भी एक दिन सडनली पहना दिया जाएगा जब उसका सर एक लाल घूंघट से ढका होगा, उसके हाथों में लाल मेहंदी लगी होगी, और उसके हाथों में लाल चूड़ियां होंगी। तो बेसिकली ये वो कहती हैं कि ये लड़की भी बेंगल उस दिन पहनेगी जिस दिन इसकी शादी हो रही होगी, ये दुल्हन होगी जिस दिन। और फिर वो कहती हैं एग्जाम्पल देखे, जैसे जो इसके बगल में बूढ़ी महिला बैठी हैं वो भी तो एक दिन दुल्हन बनी होगी आज से कुछ साल पहले, ऐसे ही इस लड़की को भी दुल्हन बनाया जाएगा उस दिन, ये लड़की भी चूड़ियां पहनेगी। शी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, ये किसके बारे में कह रही है? बूढ़ी महिला के बारे में। नरेटर कहती है कि उनके हाथ में अभी चूड़ियां तो हैं मगर उनकी आंखों में रोशनी नहीं है, यानी उनकी आईसाइट खो चुकी है। और वो बूढ़ी बूढ़ी महिला नरेटर से कहती हैं एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शेर भर मतलब पेट भर के बेटा एक वक्त खाना भी नहीं खाया, ये स्थिति है वहां पर बेंगल बनाने वालों की, ये समझ लो। और वो ये कैसी आवाज में कहती हैं? बिल्कुल सैड आवाज में, कोई उस आवाज में खुशी नहीं थी, जॉय नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर नरेटर कहती हैं शी हैज नॉट enjoyed इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड। तो ये उन्होंने कमाया है अपनी जिंदगी में कि वो एक टाइम पेट भर के खाना भी नहीं खा पाई यार, ये मिला है उन्हें बेंगल मेकिंग के काम से। और उनके हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, यानी उनकी लंबी सी दाढ़ी है, वो कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मैं तो चूड़ियों के अलावा कुछ जानता ही नहीं हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैं पूरी जिंदगी में अगर कुछ कर पाया हूं तो वो ये है कि अपनी फैमिली के लिए घर बना पाया हूं। Hearing him, one wonders if he has achieved what many
हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड। तो वो नरेटर यहाँ पे कहती हैं कि उनको सुन के किसी को आश्चर्य भी हो सकता है, क्योंकि कम से कम उन्होंने वो तो कर दिया जो कई लोग नहीं कर पाए। उन्होंने अपने एक घर तो बना दिया, अपने फैमिली के लिए एक छत तो दे दी, कई लोग तो घर ही नहीं बना पाए। अब मुकेश का ही घर देख लो कैसा टूटा फूटा था बेटा, उसी का ही घर नहीं बना हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर नरेटर ऐसी बात कहती हैं। अब देखो यहाँ से बड़ी मजेदार बात है, बहुत अच्छी सीख की बात है। Cry of not having any money to do anything except carry on the business of making bangles, not enough to eat, rings in every home। यहाँ पर वो कहती हैं कि ये रोना कि हमारे पास पैसे नहीं हैं इसलिए हमें बैंगल मेकिंग के काम को ही आगे बढ़ाना पड़ा, हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे, ये रोना वहाँ के हर घर में गाया जाता है, फिरोजाबाद के हर गरीब के घर में ये रोना गाया जाता है। यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ एल्डर्स, यंग मैन क्या करते हैं, जो जवान लड़के भी हैं वो भी इको करते हैं, इको माने रिपीट करते हैं। किसको रिपीट करते हैं? लेमेंट को। लेमेंट यानी कि उस उन दुख को, सैडनेस को, किनकी? अपने एल्डर्स की। तो मतलब जो वहाँ के नए लड़के लड़कियां हैं वो भी यही रोना रोते हैं कि हाँ भाई, हमें तो भाई हमारे पापा ने किया तो हम भी करेंगे, हमारे पास भी कोई ऑप्शन ही नहीं है, पढ़ा लिखा तो हम बन नहीं पाए, तो इसलिए अब यही करेंगे। वो लोग भी यही रोना रोते हैं। अब नरेटर यहाँ पर कहती हैं, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, टाइम के शायद शायद बहुत थोड़ा सा ही बदलाव हुआ है। मानो ऐसा लगता है कि इतने सालों का माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। माइंड नंबिंग टॉयल को अंडरलाइन करके आप यहाँ पे लिखिए, बोरिंग एंड लॉन्ग टेडियस वर्क। बोरिंग और काफी लंबा काम, काफी लंबा हार्ड वर्क। तो यहाँ पर नरेटर कहती हैं कि भाई शायद यहाँ के लोगों ने इतने साल ये बोरिंग सा काम और लंबा सा काम करके ना अपने मन के सारे इनिशिएटिव्स ही मार लिए हैं। इनमें अब वो एबिलिटी नहीं बची है कि ये लोग ड्रीम कर सकें, ये लोग कोई नई चीज सोच सकें, किसी चीज का सपना देख सकें। इनकी जिंदगी शुरू होते ही इन्हें समझ आ जाता है कि हमें तो बेंगल ही मेकिंग करनी है, तो वो ये लोग करते हैं। अब देखो यहाँ पर वो कहती हैं, फिर इन्हें सजेशन देती हैं वो लोग, यहाँ के लोगों को क्या कहती हैं, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, आप लोग अपने ग्रुप क्यों नहीं बना लेते। वो ऐसा कहती हैं कुछ यंग नौजवान लड़कों से, ठीक है, जो खुद फंस चुके थे किसमें, विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन में, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर। तो यहाँ पर वो कुछ जवान लड़कों से कहती हैं कि तुम लोग अपना यार कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, ग्रुप क्यों नहीं बना लेते। और ये लड़के क्या हो चुके थे, ये लड़के फंस चुके थे विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन में। विशियस यानी कि क्रूअल, क्रूअल मतलब एक तरीके से मिडिल मैन के जाल में फंस चुके थे। देखो समझो, मैं तुम्हें थोड़ी इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बताऊं। क्या होता है, बैंगल मेकर बैंगल बनाते हैं, ये बैंगल बेचते हैं मिडिल मैन को। मिडिल मैन इनसे बैंगल खरीदता है बहुत लो प्राइस में, और उसी को मार्केट में जाके बेचता है बहुत ज्यादा प्राइस में। तो फायदा उठा लेता है सारा मिडिल मैन, इनका वो इनकम बिल्कुल क्या कर देता है, जीरो के हिसाब से कर देता है, बिल्कुल कम कर देता है। तो इसीलिए कुछ लोग क्या हो जाते हैं, इनके जाल में फंस जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये नौजवान लड़के फंस गए हैं, इन्हें पता ही नहीं है, वो इन्हीं के जाल में फंसे हैं, उनकी कमाई हो नहीं रही है, जिस वजह से वो लोग साहूकार से या और भी कोई कर्जा देने वाला आदमी होता है उससे ये लोग कर्जा लेते हैं। अब कर्जा लेते हैं तो उसको चुकाने में इनकी जिंदगी निकल जाती है। तो ये वहां का क्या है, विशियस सर्कल है, वो एक जाल है जिसमें सारे वहां के लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं। और फिर जब वो नरेटर उनसे पूछती हैं कि आप लोग ग्रुप क्यों नहीं बनाते, तो ये लोग कहते हैं, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएंगे, हम ग्रुप बना भी लेंगे बेटा, तो वी आर द वंस, हम ही होंगे, हम ही होंगे जो कि पुलिस के द्वारा खींचे जाएंगे। होल्ड अप मानेंगे डायरेक्ट, हम ही को पुलिस खींच के ले जाएगी और मारेगी, जेल में बंद कर देगी, किस लिए कि हम कुछ इलीगल कर रहे हैं, हम कुछ इलीगल कर रहे हैं। मतलब अगर ये लोग इस बात का प्रोटेस्ट करेंगे, एक अपनी कमेटी बना लेंगे, तो पुलिस बेटा इन्हें ही खींच के ले जाएगी और उन्हें बंद भी कर देगी कि ये तो इलीगल काम है। इलीगल इन द सेंस यहाँ पे वैसे नहीं कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब वहां की पुलिस भी इन लोगों की स्थिति नहीं समझ रही है, इनको सिंपैथी नहीं दिखा रही है, और जैसा साहूकार और मिडिलमैन कह रहे हैं पुलिस भी उसी के कहे में चल रही है, और वही काम यहाँ पर होगा। तो वो कहते तो हैं यहाँ पर कि देयर इज नो लीडर अमंग देम, हमारे उनके बीच में कोई लीडर है ही नहीं। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ऐसा कोई आदमी ही नहीं है जो इन लोगों की हेल्प कर पाए, इन लोगों को एक अलग नजरिए से ये चीज दिखा पाए। सबका वही नजरिया बना है कि भाई हम तो यही काम के लिए बने हैं, यही करेंगे, जिंदगी इसी में गुजारेंगे। सॉरी। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, जितने इन लोगों के पिता थके हुए हैं उतने ही ये लोग भी थक गए हैं, मतलब अपनी जवानी में ही आकर ये लोग उतना थक गए हैं, ये समझो। फिर नरेटर कहती हैं, दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। मतलब
ये लोग तो बस इस एक ही चक्र में बातें करते रहते हैं। पहले तो अपनी गरीबी को रोएँगे, उसके बाद ये कहेंगे कि हमारे लिए तो किसी के पास अपैथी ही नहीं है। अपैथी मतलब इनसे कोई सिम्पैथी करता ही नहीं है, इनसे कोई लगाव है ही नहीं किसी को भी, इनकी कोई कंडीशन सुधारना चाहता ही नहीं है। फिर ये लोग लालच को बताने लगेंगे मिडलमैन के कि भाई देखो वो तो इतना लालची है, हमें कुछ देता नहीं, सब कुछ खुद खा जाता है। और उसके बाद ये लोग पुलिस के इनजस्टिस की बात करेंगे कि अगर हम कुछ गलत करेंगे भी तो पुलिस हमें ही उठा के ले जाएगी। तो ये लोग बस उन बातों में ही फँसे रहते हैं, वही बातें आपस में करते रहते हैं और इनके पास कोई सॉल्यूशन है ही नहीं बेटा इस चीज़ का। अब नरेटर यहाँ पर कहती हैं कि इनकी बातें सुनकर मैंने दो दुनिया देखी। एक तो वो फैमिली जो इस गरीबी के जाल में फंस गई है और उस पर बर्डन किया गया है किसका, स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। देखो स्टिग्मा का मतलब होता है डिसग्रेस, धब्बा। अब समझो यहाँ पे वो नरेटर क्या कह रही हैं कि वो फैमिली, अब जो यहाँ पे जितनी भी बेंगल मेकिंग की फैमिली है ना उन पर एक धब्बा लगा हुआ है कि तुम लोगों की तो कास्ट ही बेंगल मेकर्स की है भाई, तुम लोगों को तो करना ही ये काम है और इसलिए ये लोग गरीबी में फंसे हुए हैं। ठीक है, एक तो वो इन फैमिली को देखती हैं, दूसरी तरफ वो देखती हैं विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। एक तरफ वो देखते हैं कि एक तो ये गरीब परिवार है जो फंसा हुआ है और अपनी इन पे जाति का धब्बा लगाए कि ये तो बेंगल मेकर्स ही हैं। दूसरी तरफ वो इनका एक जाल देखती हैं, जिस जाल में कौन-कौन है, अपना साहूकार है, मिडलमैन है, पुलिसमैन है, लॉ कीपर है, ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स यानी ऑफिशियल्स, सरकार के जो ऑफिशियल्स होते हैं और पॉलिटिशियन है, जिन्होंने संघ में क्या कर रखा है, टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। जिन्होंने वहां पर पैदा होने वाले हर बच्चे के ऊपर एक ऐसा बैगेज, एक ऐसा बोझा रख दिया है जिसको वो कभी अपने पीठ से उतार ही नहीं सकता। मतलब क्या है इसका, कि बिफोर ही इज अवेयर, जिससे पहले वो जान पाए कि मैं क्या करने आया हूँ इस दुनिया में, मैं क्या करना चाहता हूँ, वो अपने आप ही ये नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे उसके पिताजी ने एक्सेप्ट किया था कि मुझे तो चूड़ी बनाने का ही काम करना है। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ और करना, वुड मीन टू डेयर, कुछ और करना यहाँ पर हो जाएगा कि तुम हिम्मत डेयर कर रहे हो किसी चीज को, मतलब कहते हैं ना कि तुम हाउ डेयर यू, तुमने ऐसी हिम्मत कैसे की, तो कि तुम एक यहाँ पर कुछ अलग करना चाह रहे हो, तुम हिम्मत कर रहे हो उस चीज की। और डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और यहाँ पर हिम्मत करना तो परवरिश में ही नहीं है, क्योंकि बेटा उनके पिताजी ने नहीं करी कभी हिम्मत कुछ और करने की, तो इसलिए वो अपने बच्चों से भी नहीं कह सकते कि तुम हिम्मत करो कुछ और करने की। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, तो नरेटर कहती है कि जब वो हिम्मत मैंने मुकेश की आंखों में देखी तो मुझे खुशी हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो बार बार कहता रहता है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज जाएगा और सीखेगा। हाँ, गैरेज उसके घर से दूर है, लेकिन वो कहता है मैं पैदल चल के जाऊंगा, वो जोर डालता है इस बात पे। फिर मैंने उससे पूछा क्या तुमने हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना देखा है, तो वो सडनली चुप पड़ जाता है। वो कहता है नो, नहीं मैंने नहीं देखा, और ज़मीन पे देखने लगता है। ज़मीन पे देखने का मतलब बेटा वो यहाँ पर थोड़ा शाय, शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि यार हवाई जहाज उड़ाने के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने तो इस इतना ऊपर तो मैं कभी सोच ही नहीं पाया। तो वो क्या मतलब यहाँ पर नरेटर कहती है कि इन हिज स्मॉल मुरमुर, उसके वो धीरे से फुसफुसाने में एक शर्मिंदगी थी जो कि अभी तक पछतावे में नहीं बदली थी। इस बात को बहुत ध्यान से समझे, शर्मिंदगी थी जो कि पछतावे में नहीं बदली थी। इसका मतलब क्या है कि अभी सिर्फ मुकेश शर्मिंदा है कि उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं कि मैं एरोप्लेन भी उड़ा सकता हूँ, या वो अभी बस अपनी इतनी ऐसी परिस्थिति जानता है कि यार कार तो मैं चला लूंगा आसानी से। अब ये पछतावा क्यों नहीं बनी थी? पछतावा इसलिए नहीं बनी क्योंकि अभी मुकेश ने अभी अपनी होप छोड़ी नहीं है। उसने होप छोड़ी नहीं है। उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं कभी एरोप्लेन उड़ा ही नहीं सकता, या मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मुझे एरोप्लेन उड़ाने ही नहीं देंगी, नहीं। अभी उसने इस बारे में सोचा नहीं है, तो इसलिए अभी क्या है, ये चीज़ पछतावा नहीं बनी है, ये सिर्फ़ उसे अभी शर्मिंदगी है अपने मन में। फिर नरेटर कहती हैं कि ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो तो भैया अपने कार के सपने में ही संतुष्ट है, खुश है, जो कि वो अपनी फिरोज़ाबाद की सड़कों पे जाते हुए देखता है तेज़ रफ़्तार में। हर्डलिंग मतलब तेज़ स्पीड में जाने वाली चीज़ें, ठीक है? फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, और वो कहता भी है, मतलब नरेटर ने यहाँ पे कहा है कि कुछ ही एरोप्लेन उड़ते हैं फिरोज़ाबाद के ऊपर वैसे भी। यहाँ पर बेटा आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया कहानी थी। अगर कोई आपको डाउट हो पूरी चैप्टर में, आप मुझसे कमेंट में पूछो। कोई सजेशन देना चाहते हो, मुझे कमेंट में बताओ। बाकी यार एक बात और देखो, जो मैं आप सभी से पर्सनली चाहता हूँ कि आप लोग इसका जवाब दो कमेंट में। 5 स्टार में से आप मेरे समझाने को कितने स्टार की रेटिंग करोगे? बताना ज़रूर।
ठीक है? और यहाँ पर कोई बात है नहीं। बाकी हाँ, ये जो लाइन लिखी है एंड में, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, ये उन्होंने मतलब इसलिए कहा है कि उसने इसलिए नहीं सोचा होगा मुकेश ने ऐसा एरोप्लेन उड़ाने के बारे में, क्योंकि वैसे भी कुछ ही एरोप्लेन उड़ते हैं फिरोज़ाबाद में, तो उसका दिमाग नहीं गया होगा इस तरफ। बस ऐसा है, ज़्यादा कुछ नहीं टेंशन लेने की बात है। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, टिल देन बेटा पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय भोले की।